हमारे पास में कई बार लोग पूछते हैं दिन में, मतलब कितने ही केस आते हैं, मुझे पास्ट लाइफ में ले चलो, मुझे पास्ट लाइफ में ले चलो। मैं कहीं रोडवेज की बस चल रही है कि तुम्हें सबको भरूंगा और लेके चला जाऊं? तुम्हारा पहले ऑरा स्कैन होगा, स्टेबल हो या अनस्टेबल हो उसे देखना पड़ेगा। ऐसा आजकल व्यापार बना लिया है कि हर कोई आए बैठे हुए पास्ट लाइफ में चला जाए। इतना हलवा होता तो यूं ही नहीं मिट जाता। दिमाग प्रेजेंट पे ही क्यों रहता, पास्ट में क्यों नहीं चला जाता? कुछ लॉजिक होगा कि इस पास्ट की चाबी को दिमाग ने बंद कर रखा है, नहीं तो अपने आप ही खोल लेता। तो पास्ट लाइफ ना आपको उनसे जोड़ती है जो आपकी कड़ियां अधूरी रह गई थी, और इस जन्म में हम लोग पूरी कर तो सर ऐसे टाइम ट्रेवल नहीं हो पाता है, इसके तरीके होते हैं। इसका एक मेथड है, इसकी विधि है। कई बार लोग कहते हैं सर बहुत जोर से पास्ट लाइफ आ रही है, करा दो, तो ये हो नहीं पाता ऐसे इस तरीके से। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, पाम की रीडिंग, फेस की रीडिंग, ये बहुत तरीके से आप अपना परिप्रेक्ष्य जान सकते हो, पर्पस जान सकते हो, लाइफ का गत्व कहाँ आएगा, गत क्या होने वाली है, पर्पस ऑफ लाइफ की परवाह किससे। इंसान जब तक इग्नोरेंस फेज में है ना, बड़ा हैप्पी है। जब वो अवेयरनेस फेज में आता है, दुखी होना शुरू होता है। जब तक वो पूरी तरह मरा नहीं और पूरी तरह जिया नहीं, उसे बार बार आना पड़ेगा वो कंप्लीशन करने के लिए। अगर आप महाभारत को याद करें तो भीष्म कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, 108 जन्म देखे अपने, मुझे पीड़ा क्यों मिली? 108 जन्मों में तो ऐसा कुछ नहीं था, इससे ऊपर मैं जा नहीं पाया, निवारण करें। ऐसा ही मजेदार एपिसोड आप देखेंगे आज। है ये डीप टॉपिक, पास्ट लाइफ का टॉपिक है बॉस, मगर इसको एक फन वे में आपको हम यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें आपकी जितनी भी आज तक क्वेरीज रही होंगी ना पास्ट लाइफ के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में, सारी आंसर होने वाली हैं, पर थोड़े मज़े में। टेक केयर, वॉच दिस एपिसोड, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस एपिसोड को और इस चैनल को, ताकि हमारे सारे प्रोग्राम देखते रहें आप। एंजॉय द शो। सिद्धार्थ जी, वेलकम बैक टू द सैम के शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कमाल हो जाता है जब आप स्टूडियो हमारा ग्रेस करते हैं ना ऐसे। थैंक यू सो मच। क्या एनर्जी फील होती है। थैंक यू। 2 एपिसोड हो गए दोस्तों जो हमने अलग रिकॉर्ड करे हैं सिद्धार्थ सर के साथ, और वो थे नज़र पर और मैनिफेस्टेशन पर। मगर आज का कड़ाकेदार शो होने वाला है पास्ट लाइफ के ऊपर। ओके। पुनर्जन्म, ओहो, ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कमाल है। मगर स्टार्ट करेंगे सर अगेन एज यूजुअल एक बड़े साधारण और नाइव क्वेश्चन के साथ, ओके, जो मेरे दिल से निकला है। ओके। 108 बिलियन लोगों ने इस धरती पे आज तक पधारा है जब से धरती स्टार्ट हुई। अब ये गूगल के मुताबिक ले रहा हूं मैं जी। 100 बिलियन लोग का देहांत हो गया जी। बचे अब जो पैदा हुए बाद में 8 बिलियन लोग आज की डेट पे धरती पे जीते हैं। जी। राइट जी। 100 बिलियन लोग जो जिनका देहांत हुआ है, मर गए हैं, उनकी सोल्स आज हमारे इर्द गिर्द है क्या? क्योंकि ये बहुत सारी सोल्स है, इन सबको भी तो किसी शरीर के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ओके। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, जैसे हम पास्ट लाइफ आपने एक नाम लिया, लाइफ होती है डेथ और लाइफ का एक सीक्वेंस। इंसान धरती पे आता है पूरी तरह मरने के लिए और पूरी तरह जीने के लिए। जब तक वो पूरी तरह मरा नहीं और पूरी तरह जिया नहीं, उसे बार बार आना पड़ेगा वो कंप्लीशन करने के लिए। टू एंजॉय द डेथ कंप्लीटली, टू एंजॉय द लाइफ कंप्लीटली, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। Until you haven't done that, you will come back again. वो सर्कल ऑफ लाइफ चलता रहेगा जब तक कि आप ये पूर्ण नहीं कर लेते। कितनी बार? जितनी भी बार लगे आपको पूर्ण करना ही पड़ेगा। उस पूर्ण के बगैर आपकी मुक्ति नहीं है। तो कहीं पर ऐसा किसी ने लिखा है, बताया है कि कितने पुनर्जन्म लोगों के हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। अगर आप महाभारत को याद करें तो भीष्म कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, 108 जन्म देखे अपने, मुझे पीड़ा क्यों मिली? 108 जन्मों में तो ऐसा कुछ नहीं था, इससे ऊपर मैं जा नहीं पाया, निवारण करें। तो कृष्ण उन्हें 110वें जन्म में लेके जाते हैं। ये महाभारत में वर्णित चीज है। वहां पर उन्होंने सांप को तलवार की नोक पर उठाकर कांटों वाले पेड़ में फेंक दिया था।
और वो सांप उन्हीं की तरह जैसे वो कुरुक्षेत्र में पड़े थे वैसा ही पड़ा हो। हमारी पास्ट लाइफ जो है वो तो कई बार वहां तक पहुंच जाती है जब तक कि आप लेसन नहीं ले लेते। लेसन कितनी देर में समझ में आएगा, लाइफ का पर्पस क्या है वो समझने के लिए, और डेथ कैसे होनी है उस डेथ को प्रॉपरली एक्सप्रेस करते हुए, अपने आप को इनवाइट करते हुए डेथ की तरफ और डेथ को अपनी तरफ खांसी आंसी जाए। ये मैं पूछना चाहता था आपसे, क्योंकि बहुत चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड है, बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट। जैसे छोटी चीज़ें भी नहीं है, मतलब आप लेके चलें MH370 जी फ्लाइट उड़ी, जी कभी नहीं मिली। जी मलेशिया एयरवेज का प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग MH370 ना पता हो जिनको। जी एलियंस, कोई लोग कहते हैं मैंने देखा, कोई लोग कहते हैं नहीं देखा, अनएक्सप्लेन्ड। जी। बर्म्यूडा ट्रायंगल, जी क्यों वहाँ पर प्लेन खो गए, जी नहीं पता लोगों को। शिप्स खो गई, नहीं पता लोगों को। जी तो कोई ग्रे एरिया तो होगा इसमें। डेफिनेटली। सिमिलरली इसमें भी मेरे सोल का पर्पस अगर मैं ढूंढना चाहूँ, क्या उसका ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर है कि ग्रे में आंसर है? Okay. कि मैं क्यों पधारा है इस धरती पर और मैं करने क्या आया हूँ, मेरी माइंड, मेरी बॉडी, मेरा सोल का पर्पस क्या है, कैसे जानूं मैं ये? देखिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम ना पर्पस ऑफ लाइफ समझ सकते हैं। एकमात्र जो मैं बिलीव करता हूँ सबसे ज़्यादा वो है मेडिटेशन, ध्यान में उतर के। बट हर एक का ध्यान करने का अलग अलग लेवल होता है, हर एक का ध्यान उतने गहराई में नहीं होता कि उसे उत्तर मिल जाए। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, पाम की रीडिंग, फेस की रीडिंग, ये बहुत तरीके से आप अपना परिप्रेक्ष्य जान सकते हो, पर्पस जान सकते हो, लाइफ का गत्व कहाँ आएगा, गत क्या होने वाली है वो समझ सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं हमारे पास में, पुराणों के अंदर वर्णित तरीके भी हैं कि जिनके आप ध्यान के तरीके हैं, जिनमें जाकर आप अपनी सोल की बिगिनिंग तक जा सकते हो। शिव और शक्ति का एक भैरव तंत्र नाम से एक नरेशन है कि शक्ति जो है पार्वती रूप में शिव से प्रश्न पूछती हैं ध्यान की। 121 कलाएं कहते हैं, कहीं पर 116 वर्णित है। ये एक पूरा पैसेज आता है उनका, जिससे आप ध्यान के हर एक क्षेत्र में जा सकते हो। आजकल जो लोग मेडिटेशन करा रहे हैं उसी को यूज कर रहे हैं, अच्छा, और बेचते हैं। हर एक ध्यान के 11-11 हज़ार रुपए लेते हैं इसी बात के। इतने सारे मेथड्स हैं जिससे कि आप जान सकते हो। बट बात यह कि किसे इंटरेस्ट किसे है, ये सब कुछ प्यारा है या अंदर जो है वो प्यारा है, पर्पस ऑफ लाइफ की परवाह किसे है। इंसान जब तक इग्नोरेंस फेज में है ना बड़ा हैप्पी है, जब वो अवेयरनेस फेज में आता है दुखी होना शुरू होता है। सर मैंने एक इवॉल्व्ड सोसाइटी वर्सेस मिडिवल सोसाइटी पे काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, बहुत रिसर्च भी करी है पर्सनली। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इवॉल्व सोसाइटीज़ लेके चलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं दुनिया की, अब US ले लीजिए, UK ले लीजिए वगैरह, जितनी भी कंट्रियाँ हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो अपना सोल का पर्पस ढूंढने के लिए भारत आते हैं। जी। कोई ऑरोविल जाता है, कोई हमारे किसी मंदिरों में जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, अपना सोल का पर्पस ढूंढने के लिए। मगर जो हम भारतीय हैं, मैं नोटिस करता हूँ कि हम वो जो एक्स्ट्रा स्टेप है अपने सोल के पर्पस को ढूंढने के लिए, जी। उसमें हम अभी तक उतना इवॉल्व माइंडसेट में नहीं पहुंचे हैं। Okay. क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ? ओके सर, जो कॉलोनियल पीरियड था ना, जब हम पे शासन करा गया, पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों ने, हमें गुलामी की आदत डाल दी। हम ऐसे थे नहीं। नालंदा और तक्षशिला के टाइम पे इंडिया जो था पूरे वर्ल्ड का नॉलेज हब था। एक देश जहां पर चाइना से, जापान से, अमेरिका से, ताइवान से लोग पढ़ने आते थे, आज उसमें पढ़ने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। कुछ तो हिस्टोरिक इवेंट हुआ होगा ना। नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाई गई थी, 3 महीने वो यूनिवर्सिटी जलती रही थी, 3 महीने। लिटरेचर कितना रहा होगा उसमें। आज भी उसके रिमेन्स को जब देखते हैं, 21 किलोमीटर की यूनिवर्सिटी है। अच्छा, जमीन के नीचे 21 किलोमीटर की यूनिवर्सिटी है। आप वहां पर उसके बरीड जो रिमेन्स हैं उन पर देखेंगे लिखा हुआ, और वो भी अंग्रेजों ने ढूंढ के बाहर निकाली। हम में से किसी ने पराक्रम नहीं किया। हम अपनों से लड़ते रह गए, हम अपने ज्ञान को अज्ञान में बदलते रह गए और वो फायदा ले गए। आज वो कमाने में लगे हुए हैं, उसके साथ अध्यात्म की तरफ भी जा रहे हैं, और हम केवल कमाने में ही रह गए।
मैं कई बार, मुझे माफ कीजिएगा, बहुत लोगों को शायद मेरी अब जो बात कहूंगा अच्छी ना लगे, मैं कई बार जो विदेश में गए हुए भारतीयों से पूछता हूँ यहाँ के मिला क्या, सिर्फ कुछ पॉन्ड्स और कुछ डॉलर्स, उसके अलावा बच्चे चरसी हो रहे हैं, अफीम की लत लग रही है, लाइफ में उन्हें कुछ कह नहीं सकते, बच्चा माँ बाप के ऊपर हाथ उठा रहा है, वैल्यूज कहीं की रही नहीं है, परेशान खुद हो रहे होते हैं कि सिर्फ, और खुद बोलते हैं, मेरे जितने बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, मैक्सिमम बोलते हैं कि सर सिर्फ पैसे का लालच था जो यहाँ ले आया, लाइफस्टाइल बेटर करने आए थे पर लाइफस्टाइल वर्स्ट हो गया है, ना हॉस्पिटल में फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, इससे बेहतर तो इंडिया के अंदर था, कम पैसों में अच्छी सर्विस मिलती थी। सही बात है, एनएचएस में यूके में 3 महीने में लाइन में लग जाओ। सर जितने लोग में सुन रहे ना, बुरा मत लगेगा उन्हें कुछ, बट सही बात, ये फैक्ट है सर। अब अगर आप इन सब बातों को ध्यान से देखें तो हम अंडर डेवलप्ड हैं, या हम कुछ समझ ही नहीं पाए अपने बारे में, या हमारे ज्ञान को किसी और ज्ञान से पाट दिया गया। आज जो एजुकेशन सिस्टम हमें मिल रहा है, क्या ये वैदिक एजुकेशन सिस्टम है? वो वैदिक मैथ्स पढ़ रहे हैं और हम उनका इंग्लिश मैथमेटिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं। हमारे रामानुज की थ्योरी को हम आज भी क्वेश्चन करते हैं और उनकी थ्योरीज को हम कहते हैं कि वो क्रेडेंशियल्स हैं। और जब तक नोबेल प्राइज ना मिले, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, मनीषी हैं, पीएचडी की डिग्री ना हो तो उनका कुछ करा ही नहीं उन्होंने। पुष्पक विमान, इतनी आर्ट एंड क्राफ्ट, वास्तु शास्त्र जिसपे वर्ल्ड बेस्ड है आज की तारीख में, बिल्कुल उनका अपना पेंटागन भी बेस्ड है उसके ऊपर, वास्तु शास्त्र के ऊपर, वो सब मिथ्या। तो सर मैं इस बात से ना एग्री नहीं कर पाता कि हम इतने अनप्रिविलेज थे, हम अपॉर्चुनिस्ट थे और उस छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर बैठे। और आज भी हम यही कर रहे हैं। इटालियन को उनकी अपनी लैंग्वेज आती है, जर्मन्स को अपनी लैंग्वेज आती है, हमें संस्कृत नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, और बहुत लानत वाली बात फील होती है सर। सही कह रहे हैं आप। अगर हम वापस जाते हैं, आपने एक चीज़ बोली थी थोड़ी देर पहले जिसमें आपने बात करी थी कि जितने लोग ओवरसीज भी रह रहे हैं, सब अपनी एक कॉलिंग ढूंढने गए थे। एग्जैक्टली। ये वर्ड कॉलिंग आज के डेट में जेन एक्स, जेन जेड, जेन जी बोल दीजिए, जी बिल्कुल, या इवन मिलेनियल्स जो जी, थे उससे पहले भी, उन्होंने भी ये बात करी है कि हम अपनी कॉलिंग ढूंढने जा रहे हैं। ये कॉलिंग आप क्या लेके चलते हैं सर? इसका क्या महत्व है? आत्मा की आवाज, अंदर से ना एक रूह कुछ बुलाती है। आपने सुना होगा कि हम किसी शख्स को भी ढूंढते हैं प्रेम के लिए, ज्ञान को भी ढूंढते हैं अपने इनर प्रेम के लिए, ईश्वर को भी ढूंढते हैं अपने आध्यात्मिक प्रेम के लिए। ये प्रेम ही है जो हमें आवाज देता है। वो कॉलिंग जिसे कहते हैं ना, वो एक्चुअली प्रेम का ही एक रूप होता है कि आपके अंदर से वो आवाज आती है, एक वर्ड आता है, you go towards that and you find a sense of accomplishment and bliss. Accomplishment फिर भी superficial है, पर जो bliss मिलता है ना, वो spiritual है। आप happy हो सकते हो, क्या आप blissful हो? तो जहां state of bliss feel हो रहा है ना, वो बहुत important है। इंडियन जितनी concepts है ना सर, वहां सारी चीजें ना bliss को संबोधित करती हैं, एड्रेस करती हैं। इंग्लिश जितनी भी चीजें आती है ना, वो happiness को कंसिडरेशन में लेती है। आपके इसी पॉइंट पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे जी, कि हमारा यहाँ पर लाइफ का पर्पस क्या है? हम क्या करने आए हैं? हैप्पीनेस पाने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, रिलेशनशिप्स को बनाने आए हैं, कि कोई और ही अलग मीनिंग है? क्योंकि मैं भी अपना सोल का पर्पस ढूंढना ट्राई करता हूँ ऑल द टाइम। मैं इस धरती पे क्यों? पूरे जिंदगी में नवरस लेने आए हैं। 9 प्लैनेट्स कह लीजिए, नवरस कह लीजिए, 12 भाव कह लीजिए। आप हर तरीके से आनंदित होने आते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जन्म से लेकर मृत्यु तक का आनंद प्राप्त करने आते हैं, और जहां भी कमी हो, आनंद में कमी हो जाती है, आपको फिर से आना पड़ता है। लिविंग द मोमेंट, दैट्स नोन एज द ब्लिस। आप इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, कितने ऐसे मोमेंट हैं इससे पहले आप और मैंने ध्यान नहीं दिए। मैं घर से यहां तक आपके पास ट्रेवल करता हूं, मैंने कितने मोमेंट हैं ध्यान नहीं दिए। बिल्कुल। हम कितनी चीजों को इग्नोर करते आ रहे हैं। आर वी लिविंग और इट्स हैपनिंग? लाइफ इज हैपनिंग। लाइफ इज हैपनिंग। आर वी लिविंग? नो। व्हेन वी लिव देन वी डाई, बट व्हेन द लाइफ इज हैपनिंग देन व्हाट इज डेथ? ये बहुत गहरा क्वेश्चन पड़ता है कि जब जिए ही नहीं तो मृत्यु कैसी? तो एक पॉज हुआ ना, अब इसका रिफ्रेश होना जरूरी है, जो पास्ट लाइफ का टॉपिक बनता है कि आप दोबारा क्यों आते हैं, क्योंकि पहले कुछ किया ही नहीं तो आना पड़ेगा। वो मृत्यु फुल स्टॉप है ही नहीं कहीं पे।
भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि सोल ट्रैवल करती है, जी तो एक शरीर से मुक्ति प्राप्त करती है या नहीं करती है, ये आप बताएंगे। अगर मुक्ति प्राप्त करती है या नहीं भी करती है, मगर दूसरे शरीर में जाती है, ज्ञान लेती है, एक शरीर रूपी वेसल के अंदर आई, नॉलेज ली, एसेंस लिया, एल्गोरिथम समझा, लाइफ के प्रिंसिपल समझे, अब वो काम कंप्लीट, डिटैच हुई, अगली में चली गई। फिर एक पास्ट लाइफ कैसी? कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पास्ट लाइफ कहां से आ गई, क्योंकि आत्मा तो कनेक्ट ही नहीं करती किससे, बिल्कुल निष्काम होती है, निर्मोह होती है, तो फिर पास्ट लाइफ कहां से आती है? बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि जब आत्मा का कोई प्रेजेंट ही नहीं है, वो प्रेजेंस में सिर्फ एक शांत स्टूडेंट की तरह नरेशन ले रही है और चली जाएगी, वो कनेक्ट ही नहीं है किसी से, वो तो पीछे खड़ी कहीं देख रही है, कुछ सीख रही है, तो पास्ट लाइफ कहां से आ रही है? पास्ट लाइफ आती है आपके सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि आत्मा के साथ एक सूक्ष्म भी होता है जो ट्रेवल करता है। वो क्या होता है जरा? आपके संस्कार सूक्ष्म में जाते हैं, माइक्रो बॉडी कहते हैं इसको। ओ मैक्रो बॉडी तो ये रही, ऐसी ही एक माइक्रो बॉडी होती है। जो संस्कारों की हम बात करते रहे ना हिंदू धर्म के अंदर, वो आपकी माइक्रो बॉडी की ट्रेनिंग के लिए होते हैं कि अगले में भी जाएगी, फिर अगले में जाएगी, तो अच्छा वाला भेजो कंटेंट बढ़िया पास ऑन होना चाहिए। इस साल डाउनलोड करो सारी अच्छी चीजें, एग्जैक्टली हार्ड डिस्क में सेव करो। एग्जैक्टली, ताकि अगली बार ये हार्ड डिस्क जब काम आए, कहीं कोई इसे टैप इन करे, तो उसमें से अच्छा कंटेंट ही पास होना। हम अपनी लाइफ में फिर वही काम करते हैं कि सारा का सारा फिल्थ कलेक्ट कर लेते हैं, फिर फॉर्मेट करना पड़ता है, एसेंस लेती है, फिर से थक जाती है कि यार इस बार भी खराब कर दिया। तो ये रीफॉर्मेटिंग हो जा रही है। एग्जैक्टली तो रीफॉर्मेटिंग कब तक होगी? जब तक कि वो कंटेंट जिस काम के लिए आई थी वो नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत लोग बात करते हैं और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, ये पॉडकास्ट का माध्यम से सर को यहाँ पर बुला के ऐसे डीप क्वेश्चंस और डीप डिस्कशंस जब मैं करता हूँ हर बार, और ये मेरा तीसरा एपिसोड है सर के साथ, क्योंकि इससे पहले हमने 2 एपिसोड करे हैं ऑन मैनिफेस्टेशन एंड नज़र। प्लीज़ जाके वो देखिए, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा उन दोनों टॉपिक्स पे। आज तो हो ही रहा होगा। बाय द वे, लाइक और सब्सक्राइब का बटन अभी दबाइए। पर सर वापस यहीं आते हैं जो हम अभी बात कर रहे थे आपके साथ। जी सर, ये जो आत्मा है, ये एक और शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करती है? मरने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ब्लैक मैजिक वगैरह की बातें नहीं हो रही हैं, हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म की। बच्चे कई बार पेरेंट्स से कहते हैं कि तुमने हमें पैदा करा, तुम क्यों लाए दुनिया में? तो मैं पेरेंट्स से कहता हूं कि तुम्हारी आत्मा ने हमारा चुनाव किया था, हमारे गर्भ का, मुसीबत तुम्हारी है। गर्भ को आत्मा सिलेक्ट करती है कर्मों का लेखा जोखा देखकर। जब भी एक सोल एक वूम में आती है, सोल वूम को सिलेक्ट करती है, वूम सोल को सिलेक्ट नहीं करता। अगर सोल एंटर कर रही है मदर के वूम में और रास्ते में पता लग जाए उसे कि दिस इज नॉट क्वालिफाइड वूम, वो वापस चली जाएगी, किसी भी तरीके से उस बॉडी में सस्टेन नहीं कर सकती। तो काफ़ी डीप क्वेश्चन है इसके ऊपर। मिसकैरेजेस होती हैं, अगर जी आप कहते हैं मिसकैरेज का होना जी का रिजल्ट का रीज़न ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल सकता है। अगर आत्मा का शरीर से युक्ति नहीं है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगर वो एसोसिएशन में नहीं है तो डिसोसिएट हो जाएगी। और ऐसा काम पैदा होने के बाद भी हो सकता है कि जो पैदा होके शरीर रूप में स्थापित हो गई, उसे तब भी लगा कि ये कर्म जितने थे बस वो बचपन तक के थे, बचपन में डेथ होती है। बहुत लोग पूछते हैं सर ये अकाल मृत्यु क्यों हो गई, ये पहले क्यों चली गई? लेसन्स वहीं तक के थे। आपकी जितनी जर्नी है ना वो लेसन बेस है, एजुकेशन बेस है। दुनिया में हर काम एजुकेशन के लिए हो रहा है। आप देखें, महादेव सप्तऋषियों को एजुकेशन देते नजर आते हैं, हमेशा सिखाते नजर आते हैं। ब्रह्मा ने नारद को एजुकेशन दी, मनु को नॉलेज दी, एजुकेशन दी। दुनिया में ना सिर्फ एजुकेशन ही है जो सबसे ज्यादा लेवल पे प्रोनाउंस हो रही है, और हमने अब एजुकेट होना ही बंद कर दिया। और एजुकेट से बड़ा हमने लिटरेट होना ही बंद कर दिया। एजुकेट कोई भी हो सकता है, लिटरेट हर कोई नहीं पता। बिल्कुल अलग चीज़ है, दोनों बिल्कुल अलग है। साक्षर होना और पढ़ा लिखा होना, दोनों बहुत फर्क है। एक चीज़ इस पे बात करते हैं, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं टैलेंट की बात करता हूँ 1 मिनट के लिए। ओके।
हम देखते हैं बड़े सारे बच्चे हैं जो पैदा होते हैं, कोई लोग हम बोलते हैं क्या सिंगर पैदा हुआ है, कोई हम कहते हैं क्या मैथमेटिशियन है। कितने तो आपने भी केसेस देखे होंगे कि 5 साल का बच्चा रूट निकाल सकता है, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। कोई लोग स्पोर्ट्समैन पैदा होते हैं, 3 साल की उम्र से फुटबॉल खेलना चालू कर देंगे, 12 साल पे अपना स्टेट या कंट्री भी खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं, और 16 साल पे। तो ये पास्ट लाइफ की आप कह रहे हैं कोई देन है जो ये कैरी फॉरवर्ड, और ये बैलेंस शीट की तरह काइंड ऑफ कैरी फॉरवर्ड। आप जिस मेंटेलिटी के साथ अपने देह त्यागते हैं, अगला जीवन वहीं से शुरू होता है। अंतिम विचार जो होते हैं मुक्ति से पहले, वो अगला जीवन डिसाइड करता है। बट अगर आपका वो जो अंतिम समय था वो आपके कंट्रोल में नहीं था, अगर आपकी मृत्यु हो गई एक कार एक्सीडेंट में, या ऑल ऑफ अ सडन सोते सोते, माइक्रो सेकंड्स में भी आपका माइंड काम करता है। जो आखिरी इच्छा होगी उसे पकड़ लेगा, वो कैरी फॉरवर्ड। एग्जैक्टली। और वहीं से नई लाइफ बनती है, वहीं से नया जीवन बनता है। आपकी शुरुआत ही इसी चीज के कारण से होती है कि आपका पिछला क्या था। पर पिछले को देखकर जिया नहीं जाता। केवल पिछले को देखकर, पास्ट लाइफ को देखकर ही प्रेजेंट लाइफ जिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रेजेंट लाइफ का ज्यादा वैल्यू है पास्ट लाइफ से। पास्ट लाइफ और फ्यूचर का 10% और 10% कंट्रीब्यूशन है, बट 80% कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट का है, जो आज कर रहे हैं। क्योंकि अब हम जो बैठे हैं, आप और मैं जो बैठे हैं, ये मेरा अब का चयन, मेरे अब के डिसीजन मेरा आने वाला टाइम बनाएंगे। मतलब 10 मिनट बाद जो होगा वो इस पर निर्भर करता है। और अब जो मैं कर रहा हूं वो पास्ट में भी जो करा था मैंने 10 मिनट पहले, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो मेरा प्रेजेंट ठीक है जो मैं ठीक करना है। तो कर्मा पे आते हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि कर्म जो हम कर रहे हैं, आप अगर 80% दे रहे हैं इस पर्टिकुलर लाइफ को, तो हम जब कर्मा कर रहे हैं अच्छा, क्या हमें उसका भुगतान बुरा या उसका एडवांटेज अच्छा इसी लाइफ में मिलना है? बिल्कुल। कि वो अगले लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड होने का आपकी नज़र में जी वो ट्रांसफर होगा? देखिए, कर्म ना जब तक बैलेंस शीट अगर आप समझ लेना तो कभी भी वो खाली नहीं जाती। ये टाइम बैलेंस शीट होती है ना, जो काल की बैलेंस शीट है, ये बैलेंस होके जाती है। आपने जो भी कुछ किया ना, उसके रेपरकशंस आपको फेस करने ही पड़ेंगे। अब रेपरकशंस कैसे कि आपने किसी को मारा तो कोई आपको मारेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पर कि कैसे मारेगा। अगर आपने अच्छे कर्म कर लिए तो मार जो है वो थोड़ी प्रेम में हो जाएगी, थोड़ी आध्यात्म में हो जाएगी, सुधार के तौर पर होगी। आपने निकृष्ट कर्म करे, अच्छे कर्म नहीं करे, शरीर भी टूटेगा, आत्मा भी टूटेगी, अध्यात्म भी टूटेगा। पुराने को लेकर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। जो ब्लूप्रिंट होता है वो पास्ट से ही आता है, बट उसके ऊपर जो मेजर रोल होता है प्रेजेंट का होता है। कोई डिसाइड कर ले कि मुझे अपनी कार में क्लियरेंस करनी है। जैसे हमारे पास जो फ्री डिस्टेंस हीलिंग होता है, कई बार बच्चे कहते हैं कि हम साथ में जुड़ेंगे सर आपके साथ में। 2000 से ऊपर हीलर्स हैं जो साथ में हीलिंग करते हैं। वाह, आप हमारे साथ जुड़िए। कैंसर के जितने पेशेंट सुन पा रहे हैं आप आइए। आप मुझे बताओ, अगर ये लोग डेली इस कर्म को करते चले जाएंगे या हर संडे के संडे इस कर्म को करते चले जाएंगे, दुनिया में क्या कैंसर के नाम की दहशत बचेगी? या एक बिलीफ डेवलप होगा कि कहीं ना कहीं कोई लोग हैं जो फ्री, बिल्कुल मन में निस्वार्थ होके, बिना किसी डर के इतना डेंजरस काम भी कर रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, सिद्धार्थ जी एक्चुअली रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, हीलिंग करते हैं। इनका नेटवर्क तो आप सुन ही चुके हैं कितना बड़ा है, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं लोगों के लिए। सो प्लीज़ जुड़िए। डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं ये, और इनकी कैपेबिलिटी क्या क्या है वो तो मैं पर्सनली भी फील कर चुका हूँ। मगर सिद्धार्थ जी, इस टॉपिक पे वापस जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, आप कह रहे हैं जो एक्सपीरियंसेस, और मैं हर चीज़ को एक लेमैन तरीके से समझना और समझाना ट्राई कर रहा हूँ। हमारे जितने एक्सपीरियंसेस पिछले लाइफ टाइम में रह गए, वो हम इस लाइफ टाइम में भुगत रहे हैं और पूरा कर रहे हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ चीजें थी जो अधूरी रह गई थी, हम उसे कंप्लीट करने आते हैं। ठीक है। कुछ नई चीजें सीखने भी आते हैं,
तैयारी करते हैं आने वाले की भी। आप अपनी लाइफ में यदि राजा बनने आए हैं, आपका राजा बनाना पहले आपके सेवक बनने पर आधारित होता है कि आपको सेवा करनी आनी चाहिए। जिसे सेवा करनी ही नहीं आई ना, जिसे हाथ जोड़ के झुकना नहीं आया, पैर छूने नहीं आए, वो ऊपर ना ताज पहनने में काबिल नहीं बनेगा, और अगर ताज पहन लिया टूट जाएगा। तो कर्म एक तो वो जो आपको अभी करने हैं, और एक कर्म आपको अपनी जेनेटिक्स में मिले या अपने पास से मिले वो भी, और एक कर्म जो आने वाले हैं, आगामी कर्म, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध। ये 3 नाम आपने सुने होंगे बहुत बहुत लेवल पे, लोगों ने भी सुने होंगे, हमारे पास फ्रेंड्स हैं। तो ये सब हम सुनते आए बचपन से, बट हम इस पर काम नहीं करते बहुत बार। हम इग्नोरेंट हो जाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, क्या परवाह, फ्यूचर में क्या होगा, किसे पता। देखिए, ये बात भी होती है कि जब कोई अपनी फैमिली में जिसका देहांत हो जाए, कोई एल्डरली होते हैं, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स, क्या वो गाइड्स और एंजल्स बन के उनकी इंटरेस्टिंग प्रोटेक्टर्स और उनके एंजल्स गार्डियंस बन जाते हैं? क्या इसमें रियलिटी है किसी एक्सटेंट तक, आपको लगता है? आपकी क्या थिंकिंग है? मुझे 100% लगता है। मुझे लगता है कि जब कोई चला जाता है ना, जर्नी वहां ओवर नहीं होती। कोई कुछ डेट देके जाएगा तो भी मेरे पास आएगी, यदि मेरे पितरों की तरफ डेट थी, यदि उनकी ब्लेसिंग थी तो भी मेरे पास आएगी। और आज जितना काम मैं कर पा रहा हूं ना, शायद मेरे एंसेस्टर्स की वजह से कर पा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरी एंसेस्ट्री का सपोर्ट अगर मुझे नहीं होता तो आज मैं आपके सामने बैठ के यहाँ बात कर पा रहा होता। अकेले इंसान में कभी इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो अपने लेवल पर ये सब काम कर पाए विदाउट गाइडेंस। और जब मुझे गाइडेंस ने कहा ना कि मेरे पहले जो मैं टीचिंग का काम कर रहा था, बढ़िया बढ़िया काम कर रहा था, सब छोड़कर इस तरफ चल पड़ा, ये गट फीलिंग कैसे आई? और आज मैं इस काम को करने के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ लाइफ में, इवन अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। मुझे उसके लिए भी इतना सा भी फिक्र नहीं होगी, ना संदेह होगा। मैं कई बार अपने हीलर्स को बोल चुका हूँ, मुझे कुछ भी होगा मुझे टेंशन नहीं है उस बात की। कहते हैं सर इतनी हीलिंग मत करा करो, कुछ हो जाएगा। मैं कुछ ना कुछ तो होना ही है कि अभी ना कभी काम करते करते मरूंगा ना। ये सुनने में आता है कि हीलर्स को भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल होता है। अगर हम गलती सब करते हैं, ऑरा लॉक करना होता है, नहीं होता इम्पैक्ट। ईगो नहीं लानी होती, नहीं होता इम्पैक्ट। बट मान लीजिए किसी दिन इमोशन ऊपर नीचे डिसबैलेंस हो गए, इम्पैक्ट आएगा। रिस्क तो है इसका, और रिस्क है, बट इस वजह से क्या मैं अपना कर्म ना करूं? मुझे तो मेरे कर्म करने हैं। और आपने कर्म की बात करी ना, तो अगर मैं इस डेडिकेशन से, पूरे समर्पण के साथ कर्म कर रहा हूं, तो मुझे उसकी फल की इच्छा भी नहीं होती। फल महादेव के हाथ में, मैं अपना कर्म करूंगा। एक वापस जाते हैं, अगर बात करते हैं अराउंड जो हम बात कर रहे थे कि क्या हमारे पूर्वज जो हैं वो हमें ऊपर से, जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, ब्लेसिंग दे रहे हैं जी। तो किस प्रकार की ब्लेसिंग मिलती, किस प्रकार से मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ उनके साथ, या वो करते हैं मेरे साथ कि मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ वो हैं? ओके, सुबह 3:30 बजे कभी उठ के एकदम ध्यान में बैठ जाएगा। 3:30 से 4:30 हमारे पूर्वज भी और हमारे पितृ जिन्हें हम कहते हैं, वो धरती का चक्कर लगाते हैं। आपको गाइडेंस रिसीव होनी शुरू हो जाएगी। ये कई लोगों ने काम करा है। आपके सुबह के 3:30, 4, 4:30 बजे करीब वो सशरीर खड़े होकर गाइडेंस भी दे सकते हैं आपको। मैंने कई लोगों के आभास सुने, कई लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, और सुनकर हमें भी बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे कैसे होता है। किसी को शब्द दिखाई दिए, किसी को अंक दिखाई दिए, नंबर 11 11, 33 33, 333, 111, कई ऐसी चीजें हुई उनको, कुछ कलर फ्लैशेस होने शुरू हो गए। आपसे एंसेस्ट्रल प्लेन जब कांटेक्ट करता है तो ह्यूमन लेवल पे नहीं करता, वाइब्रेशन लेवल पे करता है। और वही ब्लेसिंग्स हैं, वो इंडिकेशंस है कि दे वांट टू कनेक्ट विद यू। और मीडियम नहीं चाहिए इसके लिए, इसके लिए मीडियम नहीं चाहिए, डायरेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट होगा आपके साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी चीजें हैं वो कनेक्ट कर जाती हैं। हमने देखा भी आज इस चीज को कि हमारे पास में भी ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें वेरिएशन में आनी शुरू हो गई। ये मेरे हर रिकॉर्डिंग पे हुआ है कि मेरे साथ में जब मैं एनर्जी की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें कहीं कुछ मॉड्यूलेट हो जाती हैं। वो दिखता है आसपास की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। आप जब उस एनर्जी पर टैप इन करते हैं तो वो एनर्जी आपको आंसर देती है। जब शांत मुद्रा में बैठते हैं, आध्यात्मिक लेवल पर अपना मेडिटेशन करते हैं, सांस पे ध्यान,
तो आपसे अपने पितर बात करते हुए आपको दिखाई देंगे। हमारे आसपास ना बहुत सारी ऐसी डायमेंशन है जिनके बारे में पता नहीं होता। उसमें बीच में लिम्बो जोन भी होता है, एक निर्वात भी होता है। जो आत्माएं अभी इस लायक नहीं होती कि अगले शरीर को धारण करें, उनकी भी एक जगह होती है, वो बीच में होल्डिंग पीरियड में होती है। शरीर जहां त्याग दिया उस लोक में नहीं होती, इस लोक के आसपास ही लोग होते हैं जहां पर वो रहती है। शरीर का भूलोक है, जैसे पाताल लोक बोला है, भू भुह स्वह तपह मना, ये लोक होते हैं जहां पर रियल्म्स कही जाती हैं, जहां पर एनर्जी प्लेसमेंट होती है। कुछ एनर्जी बहुत ही नेगेटिव होती है, कुछ बहुत ही पॉजिटिव होती है, उनके हिसाब से भी उन्हें प्लेसमेंट मिलती है। डेथ के बाद भी एनर्जी नेगेटिव होती है। अपने इच्छाओं के कर्मों के अनुसार हर चीज की क्लासिफिकेशन होती ही है। आप जो लेसन लेने आए थे, आप उसके अलावा कोई और लेसन ले गए जो कि आपके मतलब का भी नहीं था, तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगी ना। ये बड़ी बात बोली आपने, क्योंकि ये मैं काफ़ी सालों से ये सोचता हूँ कि अगर मेरा सोल का पर्पस है, मैं ये पर्पस इस्टेब्लिश करने आया हूँ, मेरे को ये करना है, जहाँ तक मुझे थोड़ा समझ आ रहा है। अगर मैंने ये नहीं करा और मैं कुछ और करने में लग गया वापस, तो क्या अगले जन्म में मैं फिर से यही करने आ जाऊँगा? लूप में वापस आना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। अगर मेरी मुक्ति किसी चीज से है तो मुझे उस चीज को धारण करना ही होगा। लोग कई बार अपने पर्पस से भाग रहे होते हैं, आपने देखा होगा। सर, मोक्ष कब मिलता है? मोक्ष तब मिलता है जब आपने वेल एजुकेटेड स्टेट या वेल लिटरेट स्टेट गेन कर ली होती है। जब तक आप एजुकेटेड और लिटरेट नहीं हो पाएंगे सो लेवल पे, आपको वापस आना पड़ेगा। मोक्ष का मतलब होता है यू हैव अंडरस्टूड। चलिए सोचते हैं, वापस आ गए 1 मिनट के लिए जी। और अब बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें हमारी ऑडियंस को बड़ा मज़ा आएगा ये सुनने में, क्योंकि सब जब पैदा होते हैं कोई ना कोई मार्क लेके पैदा होता है। ओके कभी कभी आपका यहाँ कोई चिन्ह होता है जी। कभी यहाँ पर पीछे होता है जी। मोल्ड्स तो सबको होते ही हैं। बिल्कुल। कोई किन्हों के मोल्ड यहाँ हो जाते हैं। तो ये जहाँ तक हमने पढ़ा है, ये भी पिछले जन्म से ही रिलेटेड है, बट कैसे? बॉडी के ऊपर जितने भी मार्क होते हैं, चाहे वो हथेली के ऊपर की रेखाएं हो, माथे के ऊपर की रेखाएं हो, या बॉडी पे कोई मस्से या तिल हो, वो किसी कारण से प्लेस्ड होते हैं। हमारी बॉडी में अकारण कुछ नहीं है, ये मैप है पूरा आपको स्टडी करने का। बॉडी इज अ मैप टू स्टडी द जेनेटिक्स, टू स्टडी योर एग्जिस्टेंस, योर रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारी पूरी ऑडियंस के लिए। Exactly. बिकॉज़ मैंने भी पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट और इस आइडियोलॉजी को सुना है। जी, सामुद्रिक शास्त्र नाम से एक शास्त्र था, जिसमें कि ऋषि मुनियों ने, एक हमारे पास सामुद्रिक ऋषि थे जिन्होंने पूरी ह्यूमन स्टडी करी थी, हाउ टू अंडरस्टैंड योर मैपिंग, सामुद्रिक शास्त्र। उसमें से जो एक आध बात है वो आजकल बड़ी फेमस चल रही है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी। शरीर को बाहर से देखना, शरीर को अंदर से देखना, शरीर को ऊपर नीचे हर तरफ से देखना, यही था धर्म। उसी की शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया था। और हमने अंडरस्टैंडिंग के फैक्टर ही बंद कर दिए, तो बॉडी की मैपिंग कभी हमको ऑब्जर्व करते नहीं। जो मार्क्स कहे आप, हाँ जी, आपने जो मोल्स बोले, वो हमारे पास से भी आते हैं कि आपके लास्ट में कहाँ प्रिंट बच गया था, आपकी माता के गर्भ में प्रेशर कहाँ क्रिएट हुआ था, आपके पिता की तरफ से इमोशन गए, माता की तरफ से इमोशन गए, तो आपके कहाँ लगे, आपके सूक्ष्म शरीर में कहाँ लगे, आपके स्थूल शरीर में कहाँ पे लगे, वो भी बहुत दिमाग बनाते हैं। तो मोल मार्क्स आपके केवल पास से नहीं आते, आपके माता पिता, आपके जेनेटिक्स, उनकी मेंटालिटी, आपके आते वक्त की मेंटालिटी, अब दुनिया में एंटर कर रहे थे, एनर्जी लेवल से फिजिकल लेवल में आ रहे थे, इन सब कारणों से। तो अगर मैं साधारण तरीके से पूछूं कि अगर मेरे पास यहाँ पर मोल है जी, उसका कोई मीनिंग है? बिल्कुल होता है। क्या बताएंगे? इस वीडियो के लिए बहुत इंट्रिगिंग एक टॉपिक हो जाएगा, और वैसे तो हम फेस पर हर प्लेनेट की पोजीशन लेते हैं। अब ये डिफिकल्ट हो गया टॉपिक, मैं इसलिए इसे सोचा था बाईपास करूं, बट संक्षेप में। ओके, जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहां तिल है, ये आपको तिल दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। यहां पर आपका एक प्लेनेटरी पोजीशन आती है, यहां पर हम उस प्लेनेट के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही मैंने यहां पर दिखाया आपको कि यहां तिल है। इसके कई सारे अनुवाद हैं कि हाथ में पैसा और ये और वो सब ड्रामा है उसके बाद में,
बहुत कहानियां सुनने को मिली। ये लाइफ लाइन है, उसके ऊपर एक ऑब्स्ट्रक्शन मार्क है। ऐसे ही मेरे पास फेस पर एक प्लेनेटरी मार्क आता है, एक प्लेनेटरी लाइन बनती है, उसके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन मार्क है, या उस प्लेनेट की पोजीशन पर एक इंपिंजमेंट है। इसे रीड करने के लिए हम फेस का हम फेशियल रीडिंग करते हैं, कितने मस्से हैं, कितने तिल हैं। पहले उसके लिए पत्रिका बनाई जाती है फेस की, उस पत्रिका को बनाकर हम वहां देखते हैं मार्क कहां कहां बन रहे हैं। अरे वाह। तो उस हाउस के ऊपर मार्क बनते हैं, उस प्लेनेटरी पोजीशन में मार्क बनते हैं। कहीं उभार आता है, कहीं गड्ढे आते हैं, वो भी देखे जाते हैं। जितने बड़े अब जैसे आप कंटूर्स देखते हैं कि उभरा हुआ कोई स्ट्रक्चर है, उतना दबा हुआ भी इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी का फेस में कुछ रह गया, उसका भी मीनिंग। मैंने देखा है कि बहुत लोगों के, और मेरी फैमिली में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके काले टीके हैं, पीछे बड़े टीके हैं, यहाँ पर कान के नीचे इतने इतने बड़े बड़े। कई बार इसे सैटर्न मार्क, कई बार इसे जुपिटर मार्क भी कहते हैं। और ठीक है ये बात आप फिर से उधर की Planet related है ये उधर भी। चली गई। किसी और दिन ही आराम से बात करेंगे, क्योंकि पूरी बॉडी के मार्क्स जो स्टडी करने हैं ना, उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से पार्ट में कौन सा मार्किंग होती है। कई बार इसे सन से रिलेट कर रहा था, कई बार इसे जुपिटर से रिलेट कर रहा था। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर ना एरियाज डिवाइडेड है। किसी कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से हम बनाते हैं इसको, फिजिक पे भी, जमीन पे भी, पत्री पे भी। जमीन पे बनता है उसे वास्तु कह देते हैं, शरीर पे बनता है उसे बॉडी मार्किंग कह देते हैं, कागज पे बनता है उसे लगन पत्रिका बोल देते हैं। चलिए वापस जाते हैं पास्ट लाइफ के जी, टॉपिक में। जी। एक्चुअली क्या होता है कि हम इतना डीप है ये टॉपिक, जी। तो हम इधर से उधर जब भटकते हैं तो जी, वापस जी, बिल्कुल। आ ही जाते हैं। बिल्कुल। पास्ट लाइफ पे वापस जाते हैं और ये बात करते हैं। नोटिस करा गया है बहुत लोगों को ड्रीम्स आती हैं ओके। पिछले जन्म की। वो बोलते हैं कि अच्छा। उनको ड्रीम आती है कि हर बार कोई आता है, कभी आग लग रही है, मगर वो आएगा फ्लैश में और खत्म उसी समय के लिए, Okay. राइट। और इस टाइप के काफी लोगों को या फोबियाज होते हैं। किसी को वर्टिगो है, ऊपर से नीचे नहीं देख सकते, जी। किसी को पानी का है, पानी में नहीं जा सकते बिल्कुल भी, या आग देखते ही अगर ऐसे जलती हुई आग देख ले टेबल पे तो हिलेंगे। पायरोफोबिया। जी। उनके पास वो भी है। जी। नाउ आई वांट टू आस्क यू, ये पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड चल रहा है कुछ, कि ये इस जन्म में ही उन्होंने अपनाए ही है ये प्रॉब्लम्स? दोनों ये ढूंढना पड़ता है हमें एनएलपी के अंदर या हिप्नोसिस के अंदर, उनको पास्ट में लेके चलना पड़ता है। कभी कभी लोग समझते हैं कि पास्ट में जाने का मतलब है पास्ट लाइफ में जाना, नहीं, बचपन में जाने को भी हम पास्ट ट्रेवलिंग कहते हैं। क्योंकि आपकी टाइम ट्रैवल। जी, आपकी जो मेमोरीज है ना वो बचपन से स्टार्ट हो गई थी बननी, और आते आते क्या हुआ कि आपकी मेमोरीज फिक्स होनी शुरू हो गई। या अब आपने समझा कि पास्ट का मतलब खाली पिछला जन्म है, क्योंकि इस बचपन में भी बहुत कुछ हुआ है जो हमारे माइंड को पता भी नहीं होता। तो आप लोगों को हिप्नोसिस के जरिए से पास्ट में ले जाते हैं, जी। इसी लाइफ के, करंट लाइफ पास्ट। हम इस Time लाइफ में travel। भी जा सकते हैं, हम पिछली लाइफ में जा सकते हैं, और अपने आप को भी लेके जा सकते हैं। तो अगर मैं जाता हूं 1 मिनट के लिए अपने पास्ट लाइफ में, तो आप मेरे को क्या क्या वहां पर एक्सपीरियंसेस कराएंगे अपने लाइफ के बारे में, जो मुझे आज लेसन दे के जाए? क्यों कराएंगे आप? आप मुझे लेसन कर देंगे, आप मुझे एक्सपीरियंस कराएंगे, क्योंकि पास्ट आपका है, मैं तो आपके साथ देख रहा हूं ना। मैं आपके पास में जा सकता हूं, आपको करते हुए देख सकता हूं, पर ट्रेवलिंग आपकी है। ले जाएंगे आप? जरिया बनेंगे आप खुद। जरिया वो इंसान खुद बनता है जो पास्ट में जा रहा होता है। थेरेपिस्ट जो होता है वो तो साथ में ट्रेवलिंग करता है, थेरेपिस्ट राह दिखाता है। तो हिप्नोसिस आप जो करते हैं, उस हिप्नोसिस को कितना टाइम लगता है करने में? सर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे पास एक इंसान को 5 सेशन लगे थे। वो पहले सेशन में आया, हिप्नोसिस नहीं हुआ, दूसरे में आया, नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऑरा स्कैन करता हूँ, पहले एनर्जी लेवल चेक करता हूँ कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। कई लोग तो मेरे पास जिद करते हैं कि हमें पास्ट लाइफ में लेके जाओ। मैं इतनी सारी फीस तो तुम भरोगे, टाइम वेस्टेज करोगे, अभी तुम स्टेबल नहीं हो। तुमने रात को जो मूवी देखी है, तुम मुझे उसकी कहानी सुना दोगे। तुमने कल जो काम किया था सारा सारा मुझे कहानी सुना दोगे। एक स्टेबल माइंड चाहिए वो एग्जैक्टली। तो 5 दिन का डिटॉक्स माइंड चाहिए होता है, कि मतलब आप 5 दिन तक ना तो मोबाइल देखोगे, ना कोई इंटरनेट फैसिलिटी सर्च करोगे, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मेंटल डिटॉक्स करोगे अपने आप। कोई आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन बाहर से नहीं आनी चाहिए। तो 5 दिन के बाद में आपका माइंड ना शून्यता पे आ जाता है। तब पास्ट लाइफ में जाने का औचित्य है, पर्पस है। नहीं तो लोग तो पास्ट लाइफ में जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, वापस आ जाते हैं और खुश रहते हैं, पास्ट देख लिया। पास्ट और प्रेजेंट अलग अलग थोड़ी हैं।
यहीं से पास्ट दिखता है, यहीं से प्रेजेंट दिखता है। ये बहुत सिंपल साइंस है। और अगर हम पिछली लाइव्स में जाना चाहें, अच्छा बिकॉज वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जी 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 आप ऑफ एयर मुझे बता रहे थे जी कि आप काफी अपनी पिछली लाइव्स में गए, जी, जी। तो मैंने वहीं पर ही बोला था कि सर ये जी। कैमरा पे बात करेंगे जी, जी, जी। कि आप कितनी लाइव्स में गए। 11 में जा चुका हूँ, 12वीं अभी रिसेंटली गया। 11 लाइव देख चुका हूँ, कॉन्टिन्यूस 11 देखी थी, 12वीं अभी रिसेंटली देखी है। कैसे? शांत होके, सिर्फ ध्यान में बैठा और सामने कुछ चलना शुरू हुआ। चलिए सर, क्या देखा आपने? 11 लाइफ में जानवर भी था, जानवर के साथ साथ इंसान भी था, पक्षी भी था, पशु भी था, अलग अलग कंट्रीज में था। मेरी हत्या करी गई, मुझे बंद करके पिंजरे में मारा गया, मुझे उड़ते हुए शूट करा गया। मैं मंक भी था और मंक होकर एवलांच फेस करा मैंने। पहाड़ टूटा, मुझ पर गिरा और मैंने पूरे तरीके से उसको एंजॉय करा मृत्यु को आते हुए। वो पास्ट है, बिल्कुल अभी इमीडिएट पास्ट है मेरा, जो भी रिसेंटली हुआ है लास्ट लाइफ में। केरला के अंदर भी था, कोयम्बटूर के अंदर भी था, पेरिस के अंदर भी था, लंदन में भी था, और वेस्ट अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका दोनों में घुमा हूं। शैमन भी था। अलग रूप धारण करे हैं आपने जी, हर अलग लाइफ अलग में। रूप। और सबकी लर्निंग्स आप ले पाए, जो जी, पूरे जी, प्रोग्राम जी, में जो बिल्कुल, हम ये बिल्कुल। बात करने वाले हैं और जी, कर चुके हैं, जी यही है। जी, एसेंस। यू मीन टू से अबाउट द एसेंस, कि एसेंस क्या मिली? बिल्कुल मिली। उस जीवन से क्या सीखा, वो सीख क्या है। हर कोई व्यक्ति जब पास में आता है ना, कोई एसेंस मिलती है उसे, कोई उत्तर मिलता है उसे, कि किसी ने आपके साथ बुरा करा, क्यों करा? यूं ही अकारण। आप किसी को देखकर इमोशनल फील करते हो, कनेक्शन फील करते हो, किसी को देखकर नहीं कर पाते। ट्रू। आप कई लोगों को देखकर ऐसा लगता है इसे तो मैं जानता हूं, और आज से नहीं, सदियों से जानता हूं। मेरे पास कई लोग ऐसे हैं। मुझे पास्ट लाइफ में अपने पिता मिले हैं, जो मेरे पास्ट लाइफ में पिता रह चुके हैं। मुझे पास्ट लाइफ में अपने भाई, बंधु, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी वाइफ मिली हैं, मेरे हस्बैंड्स मिले हैं। जब मैं कितना अमेजिंग है ना कि हमारी आज की लाइफ में हमारी कोई वाइफ होगी, कोई फादर होंगे, कोई सन होंगे, बिल्कुल, और उनसे हम डिटैच होके बिल्कुल अलग जिंदगी में चले जाते हैं, ट्रू, और फिर वो लगाव वहां चले जाता है। जी, और हमारी सोल तो वही है, वो यहां से निकल के यहां गई, फिर अटैच करा, फिर डिटैच करा, लेसन लेती घूम रही है, और फिर जाती अलग-अलग रहेगी, जाते और एक दिन मैच्योर होके शायद मोक्ष रिलीज मिले। जरूर मिलेगा। मोक्ष मिलना है, हक है। तो जो लोग कहते हैं कि कोई मैच्योर सोल पैदा हुआ है, एग्जैक्टली, सोल इसका के क्या meaning? सोल के भी 7 लेवल होते हैं। जैसे बहुत बचकानी सोल में कोई आता है तो उसे गहरे ज्ञान की बातों से बहुत एवर्जन होता है। वो ना तो ज्ञान को कॉन्टेम्पलेट कर पाता, ना उसको समझ पाता, क्योंकि वो भी बचपने में है। कुछ लोग बचपन से ही बहुत सीरियस बातें समझ जाते हैं, मीनिंगफुल, सोलफुल बातें समझ जाते हैं। बिल्कुल है। उनके चेहरे पर प्रैक्टिकलिटी, मैच्योरिटी भी होती है, और उनकी बातों से भी वो जस्ट भी फील होता है। बिल्कुल। तो ये जर्नी ऑफ सोल हमारे को मिलती है। आप कितनी पुरानी आत्मा है, आपकी बातों से पता लग जाएगा। कोई कितना यंग आत्मा है, उसकी बातों से पता लग जाएगा। इमेच्योर सोल आप भांप लेते हैं। हाँ, मैंने अपने हीलर्स भी ऐसे सिलेक्ट करे हैं, जो भी कैंसर की हीलिंग करेंगे ना, मैं उनकी टीम भी इसे आधार बना रहा हूँ कि वो मेरे साथ पास्ट लाइफ में थे और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और मैं उसी आधार पर मैंने ये हीलिंग का ग्रुप डिजाइन करा है कि अगर ये मेरे साथ कुछ थे तो इस लाइफ में भी कार्मिक क्लियरेंस करने के लिए कुछ है, नहीं तो मुझे मिलते नहीं। मुझे मेरी लाइफ में लगभग मेरे जितने हीलर्स अब मैं साथ में रख के चल रहा हूँ, मतलब मेरे पास शायद 100-200 से ऊपर हीलर्स हैं जो मेरे अभी इंटरेक्शन में इमीडिएट में, वो सारे मेरी पास्ट लाइफ में थे। और ये बात मैंने जब उनसे पूछी, कहते सर 100% वी बिलीव इन दैट, क्योंकि उन्हें भी ये फील हुआ था मुझे मिलके कि इसको कहीं मिले हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं जी। एक और टॉपिक है जी, वो है प्रेमोनिशंस का टॉपिक। ओके इस पे बहुत हिंदी पिक्चरें भी बनी है, अच्छा जी, ओके। बहुत टाइम से बन रही हैं, Deja vu। देजा वो बोल लीजिए। देजा वो और प्रेमोनिशन को थोड़ा मैं अलग लेके चलता हूँ अपने अच्छा। नजरिए से। अच्छा, ओके। मेरा नजरिया है। ओके ओके ओके। मैं बोलता हूँ प्रेमोनिशन ये है कि मुझे लग रहा है मैं भांप लूंगा अगर कुछ होने वाला है, और देजा वो मेरे लिए ये है कि यार ये पहले हो चुका है और ये फिर से हुआ। प्रेमोनिशन आपके कंट्रोल में, डेजा वू आपके कंट्रोल में नहीं है आपके हिसाब से। करेक्ट।
ऐसे कुछ हो रहा है, मतलब अच्छा। नॉर्मली प्रेमोनिशन तो मेरे कंट्रोल में होना ही नहीं चाहिए, एग्जैक्टली मगर मुझे जैसे ये लगता है कि होता है ना कभी कभी कि ये आंख फड़क रही है यार, कुछ बुरा होने वाला है। अच्छा जी, ओके। मतलब मैं बड़े लेमन टर्म में आपके पास आ रहा हूँ, जी 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 जी, जो ऑडियंस हमारी है, जी जी, चाहे ग्लोब में कहीं भी बैठी जी है, जी जी, जितने भी लिटरेट है, जी जी, ये होता ही है उनके साथ। जरूर जरूर। आपका क्या नजरिया है? सर प्रेमोनिशंस होते हैं, डेजावू होते हैं, और डेजावू, गट फीलिंग, प्रेमोनिशन, आभास, पूर्वाभास सब होते हैं। रियल है। मैं आपको भी बता रहा था कि मैं अपने पास्ट लाइफ के लोगों से मिला हूं और अब मैं अपने काम में साथ में सम्मिलित कर चुका हूं। पर रियल है ये, 100% रियल है, मुझे मिले हैं और बिलीव करना चाहिए इनमें। मैं तो जी रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं कर रहा, मैं जी रहा हूँ इस बात को। और सर जब उनके साथ मैंने हीलिंग करी, उनके साथ मेडिटेशन करा, तो इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था, पूरा कमरा वाइब्रेट होना शुरू हो गया। थोड़े टाइम के बाद में आप मुझे ऑनलाइन काम करते देखोगे, जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, आप सब मुझे ऑनलाइन काम करते देखोगे, आप वो ऑरा महसूस करके बताना। सर वी आर वन फैमिली, दैट वन फैमिली इज अगेन यूनाइटिंग बिकॉज फॉर अ रीजन। तो प्रेमोनिशन और डेजावू तो सर मेरे साथ हो रहे हैं और मैं देखता हूँ डेली डेली। अब तो वो डेजावू नहीं है मेरे लिए, अब तो मेरे लिए गाइडेंस है सर वो। तो अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की समस्या नहीं होती। डेजावू तब तक होता है जब तक आप इन पे डिफरेंशिएट करते हो। आप इसी वक्त पे पास्ट में भी हो, इसी वक्त पे प्रेजेंट में भी हो, और इसी में फ्यूचर में भी हो। यू नो, ये सारी जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, जी सर, और ट्रिलॉजी में जितनी भी हमने करी है, चाहे वो नजर हो गई, चाहे वो हमारा मैनिफेस्टेशन हो गया, जी सर, ये सारी एक ही चीज पे आधारित है। जी। क्या हमारा माइंड लॉजिकल है कि स्पिरिचुअल है? दोनों, लॉजिकली स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअली लॉजिकल। बहुत गहरी बात कर जाते हो आप, प्लीज। मतलब मिश्रण बना दिया आपने इसका मिक्सी में डाल सर के। हम दोनों हैं, हम दोनों हैं, हम अलग नहीं हैं। अगर आप कहेंगे आप स्पिरिचुअल हो, तो नहीं, आप पूरी तरह स्पिरिचुअल भी नहीं हो। आप कहोगे पूरी तरह लॉजिकल हो, तो नहीं, आप लॉजिकल भी नहीं हो। और कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है शर्तिया बोल दे कि मैं स्पिरिचुअल हूं। ब्रह्म तत्व का पूर्ण होना किसी में भी पूर्णता से नहीं प्रेजेंट। आपको स्पिरिचुअल होने के लिए पूर्ण होना पड़ेगा उस तत्व के साथ में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ और पूरी तरह कह दे कि मैं 100% स्पिरिचुअल हूं। अगर कोई स्पिरिचुअल है तो बेच नहीं पाएगा कुछ भी, और यदि वो बेच नहीं पाएगा ना इस दुनिया में, तो खत्म हो जाएगा। अगर यदि मैं बेच रहा हूं ना, तो मैं बाबा नहीं, व्यापारी हूं। सही कह रहे हैं आप, सही कह तो रहे जो स्पिरिचुअल क्लेम करना होता है ना सर आजकल, ये बस अपनी पॉपुलैरिटी के लिए होता है, बल्कि जबकि हम सभी इसका मिश्रण है। मैंने आपसे कहा सर, बड़ी गहरी डिस्कशन हुई एज यूजुअल। मैं सरप्राइज नहीं हूँ, बहुत मजा आया मुझे भी सर। आपसे मिलके। हर बार एक अंदर की, मतलब इतनी एनर्जी अंदर आ जाती है, इतना आपका स्वभाव अच्छा है कि लगता है बात करते जाए। मेरा बड़ा मन करता है सर बोलने का। अगर ऐसी बातें कोई करे ना मुझसे, मैं घंटों बोल सकता हूँ। इतनी लॉजिकल बातें कर रहे हैं कि ऑडियंस को भी मजा आता है सुनने जी में। सर, जी सर। सो बट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपको फिर से तंग जरूर करूंगा, जरूर करिए, बुलाऊंगा, जरूर। क्योंकि बहुत और विषय है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए।